नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में। मैं हूं कवींद्र और आज अगले एक घंटे में हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देश में चुनाव के ऐलान से पहले महागठबंधन की बात हो रही थी, यानी कि एनडीए के खिलाफ कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय दल एक मंच पर आकर मोर्चा लेने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब पहले फेज के मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है और तकरीबन ज्यादातर राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ हो चुकी है, तो समझेंगे कि महागठबंधन कहां पर है, उसे बनाने में क्या वाकई दिक्कतें आई या फिर वो रणनीतिक तौर पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। और जिन राज्यों में या इलाकों में उत्तर, दक्षिण या नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो किस तरीके से साथ खड़े हुए हैं गठबंधन के तौर पर। लेकिन उसका फायदा या नुकसान क्या वाकई उन विरोधी दलों को मिलेगा जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। तो यही सब कुछ समझेंगे अगले एक घंटे में अपने खास मेहमानों के जरिए। और शुरुआत कांग्रेस के साथ कि किस तरीके से जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस ने एक महागठबंधन की बात कही। उसके साथ मंच पर यानी कि अलग अलग मंच, अलग अलग राज्य, लेकिन तकरीबन विपक्षी दलों के ज्यादातर नेता एक मंच पर खड़े होते थे, एक साथ हाथ मिलाते थे, ऐलान करते थे कि चुनाव के वक्त हम सब एक साथ खड़े होंगे। लेकिन ये अगर देश के लिहाज से देखें तो साकार नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, कुछ राज्यों में कांग्रेस को साथी जरूर मिले। तो पहले उन राज्यों की बात जहां पर कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मतदान से पूर्व कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है और जहां सीटों को लेकर आपसी सहमति बन गई है और इसका ऐलान भी हो चुका है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में कांग्रेस और एनसीपी 26 और 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटों से पालघर सीट बहुजन विकास आघाड़ी और एक अन्य सीट अघोषित तौर पर राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को दी है। वहीं एनसीपी ने अपनी 22 सीटों में से हाथक कड़ंगले सीट स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को दी है, जबकि एक अन्य सीट निर्दलीय विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए छोड़ी है। तमिलनाडु में 39 और पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीट है। इन 40 सीटों के लिए कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठजोड़ किया है और इनमें पार्टी तमिलनाडु की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही पुडुचेरी सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। डीएमके के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में कांग्रेस के अलावा सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, एएमडीएमके, केएमडीके और आईजेके भी शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का गठबंधन जेडीएस के साथ है। दोनों मिलकर राज्य सरकार भी चला रहे हैं। लोकसभा सीट के लिए राज्य की 28 सीटों में से 20 पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी 8 सीटों पर जेडीएस चुनाव लड़ेगी। बिहार में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के तहत कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी 19 सीटों पर, आरएलएसपी 5 सीटों पर, हम 3 सीटों पर, वीआईपी 3 सीटों पर और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और इनमें से 7 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, जबकि सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। झारखंड विकास मोर्चा को गठबंधन में 2 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। राज्य की 6 लोकसभा सीटों में से जम्मू और उधमपुर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। अनंतनाग, बारामूला और लद्दाख सीट पर दोनों दलों के बीच फ्रेंडली मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना दल के कृष्णा पटेल धड़े के साथ गठबंधन किया है और उसे 2 सीटें दी हैं। गठबंधन के तहत कृष्णा पटेल गुट बस्ती और पीलीभीत सीट पर उम्मीदवार उतारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन राज्यों की तस्वीर आपने देखी जहां पर कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ या नए दलों के साथ मिलकर गठबंधन जरूर किया और उसका फायदा या नुकसान क्या होगा। लेकिन बड़े इन्हीं राज्यों के साथ जो दूसरे राज्य थे वहां पर शायद उन्हें वो सफलता नहीं मिली। समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए कि असल में क्या ये गणित है, कितना ताकतवर होगा और महागठबंधन अगर राष्ट्र की राजनीति के लिहाज से देखें तो वो क्यों अब साकार नहीं दिख रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अदिति फर्निस हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड से। स्वागत है मैम आपका। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं,
आपका भी स्वागत है और एडिटर इन चीफ राहुल महाजन हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में बिहार चलेंगे, पटना, जहां पर अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं। अखिलेश, जिन राज्यों में गठबंधन बहुत क्रूशियल माने जा रहे थे और कांग्रेस के लिहाज से वो दो उत्तर भारत के राज्य थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में हालांकि कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन क्या ये उसी तरह का गठबंधन दिख रहा है जिस तरीके से महागठबंधन की कल्पना चुनाव से पहले हो रही थी? और सीट समीकरण या फिर जिस तरीके की रणनीतिक समीकरण की बात करूं, किस तरीके से नजर आता है आज के दिन ये गठबंधन? कि अगर बिहार की बात करें कविंद्र, तो बिहार में जो गठबंधन बना है उस गठबंधन का अगर श्रेय देना चाहें तो आप दे सकते हैं लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार की नब्ज बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। और जो मुझे बात करके पता चला कि लालू प्रसाद यादव यह सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि बीजेपी का जो अलायंस है, बीजेपी जेडीयू अलायंस, एनडीए के खिलाफ सिंगल कॉर्नर कंटेस्ट हो, मतलब तीसरा कोई ध्रुव नहीं बने बिहार में। और अगर दो ध्रुव ही रहेंगे बिहार में तो उसमें आरजेडी और कांग्रेस या जो महागठबंधन है उस महागठबंधन को फायदा होगा। अगर तीन कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता तो उसमें बीजेपी जेडीयू को फायदा होता। तो इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव ने रणनीति बनाई और उसके बाद कांग्रेस, न सिर्फ कांग्रेस के साथ ये गठबंधन है बल्कि उसमें अन्य जो दल हैं, आरएलएसपी है, उसमें वीआईपी एक दल है, उसमें हम दल है, जीतन राम मांझी जो पहले मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ने उनके लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने उनको हटाया। तो ये जो गठबंधन है, अगर इस गठबंधन की पूरी तस्वीर आप देखें तो इस गठबंधन में बिहार के जातीय जो आंकड़े हैं उन जातीय आंकड़ों में से अधिकांश लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से काफी चतुराई का परिचय दिया यहाँ पे और कोई ऐसी टकराव की स्थिति ना आने दी जिसके कारण इस गठबंधन में कोई दरार पहुंचे। और बिहार में अगर कहें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बहुत ही पुराना एक समीकरण रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग रहा है। और एक समय तो यह भी कहा जाता था कि कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ही चला रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस खत्म हुई। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है यहाँ पे दिख रही है तस्वीर, उसमें एक सीट पे सिर्फ अभी भी एक थोड़ी सी स्थिति है जहाँ की स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए हैं, कांग्रेस ने अभी भी उनका नाम औपचारिक तौर पे डिसाइड नहीं हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि वही खड़े होंगे। पहले लालू प्रसाद ने ऑफर दिया था कि वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने चुना कि नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे। तो यह है। इसके अलावा 3 सीट और है जो आरएलएसपी के हैं। आरएलएसपी को भी अभी उपयुक्त व्यक्ति नहीं नजर आ रहा है, उनके पार्टी में ही थोड़ी सी इनफाइटिंग चल रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम देखेंगे बिहार की तस्वीर तो कविंद्र काफी सफल प्रयोग किया है महागठबंधन ने बिहार में। और जिस तरीके का समीकरण वो चाह रहे थे पूरे देश में, उस समीकरण का अगर कहें तो बिहार ने उसको एक बार करके दिखा दिया है लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने मिलके, कि वह समीकरण अन्य जगहों पे भी अगर होता तो शायद उस तरह से अंडरस्टैंडिंग बनती अगर कांग्रेस की, जिसमें कि हो कांग्रेस को थोड़ा सा दरिया दिली दिखानी पड़ती जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद बिहार जैसे ज्यादातर राज्यों में नहीं दिखाई तस्वीर उस तरीके से नहीं दिखी कि कांग्रेस अपने साथ तमाम क्षेत्रीय दलों को एक साथ खड़ा करके गठबंधन की शक्ल दे पाए। मैं लौटूंगा आपके पास अदिति। कांग्रेस महागठबंधन या गठबंधन कहूँगा कि महागठबंधन की तस्वीर अगर ओवरऑल कंट्री के लिहाज से देखें तो कोई नज़र नहीं आई, लेकिन जिन राज्यों में गठबंधन कर पाई है कांग्रेस, और शुरुआत अगर मैं बिहार से करूं, बिहार, तमिलनाडु या कर्नाटका है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर, आंध्रा, ये वो राज्य हैं कांग्रेस जहां पहले भी उम्मीद थी कि कांग्रेस साथियों के साथ खड़ी हो पाएगी, या यहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा बेहतर गठबंधन नज़र आए हैं रणनीतिक तौर पर? तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु में तो पूरी तरह से गठबंधन बहुत पहले पुख्ता हो चुका था और उसमें कोई मीन मेक निकालने वाला कोई है नहीं। सिर्फ एक ही सीट पर मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी अनिश्चितता है और वो है शिवगंगा की सीट, जहाँ से कि कार्ति चिदम्बरम को उस सीट को देने में थोड़ा समय लगा। लेकिन कुल मिला के वहाँ पर जिस तरह से गठबंधन हुआ है वो बहुत ही सरल सहज तरीके से हुआ है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अगर हम देखें परिस्थिति महाराष्ट्र में तो वो उसके एकदम विपरीत है। महाराष्ट्र में 12-12 घंटे में लोग कैंडिडेट चेंज हो रहा है और दल बदल रहा है। कोई आदमी अगर इस आशय से दल बदलता है कि हमको सीट मिल जाएगी तो उससे कहा जाता है कि नहीं, तुमको ये सीट नहीं मिलेगी, तुम जाओ काउंसिल में, हम तुमको जिता देंगे, ये सीट किसी और को दे दो।
और ये सिर्फ शिवसेना बीजेपी में नहीं, कांग्रेस एनसीपी में भी हो रहा है। तो एक तरह से हमको ऐसा कभी कभी महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप को एक तरह से बहुत ही ढुलमुल ज़मीन पर खड़े हुए हैं जहां कुछ नहीं मालूम कि कब आप धंसेंगे। लेकिन राहुल, जिन राज्यों में गठबंधन हुआ, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र भी है, क्या बड़ा फैक्टर दिखता है कि कांग्रेस को यहाँ पर साथी मिले? लेकिन रणनीतिक तौर पर कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ बहुत कुछ छोड़ा, तब शायद उन्हें हासिल हुआ है। लेकिन ये हासिल करने के साथ क्या ज़मीन मजबूत या कमज़ोर दिख रही है? मैं एक बेसिक सवाल जो है वो मेरे जहन में आता है कि जब हम महागठबंधन की बात करते हैं तो क्या ये राज्यों के गठबंधन थे? महागठबंधन जो परसीव किया गया था वो एक ऐसा गठबंधन था कि सारी जो अपोजिशन फोर्सेस हैं वो एक साथ आएंगी और बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगी। ये एक महागठबंधन का स्वरूप था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप केंद्र की अगर उस तरह से देखें, राज्यों में गठबंधन है लेकिन केंद्र में इस तरह से नहीं है कि सारे के सारे दल एक साथ आ गए हैं और वो एक फोर्स बनकर किसी एक पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये गठबंधन का स्वरूप कहीं नहीं दिखता। फिर हम बड़े राज्यों की बातें करते हैं, जब महाराष्ट्र की बात कर लो, पश्चिम बंगाल की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में दो जो छोटे दल हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं वो आपस में मिल गए हैं, कांग्रेस कहीं अलग थलग है। और इसके कारण हम आगे इस पे चर्चा कर सकते हैं कि इसके क्या कारण रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह पे अगर हम बात करते हैं किसी और राज्य की, तो भी इस तरह की हमें स्थिति दिखती है कि राज्य में तो गठबंधन हो गया है, लेकिन वो गठबंधन केंद्रीय स्तर पर कैसा है ये देखना मुश्किल है। और ऐसे में जो दिक्कतें आती हैं बाद में, जब अगर आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि सरकार बनाए, तब ये जो दिक्कत है ये सबसे बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त जो तोलमोल होता है चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के लिए बहुत बुरा है। रामकृपाल जी, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि महागठबंधन नहीं हो पाया या बना नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि कई राज्यों में तो हमने कम से कम गठबंधन तो किए हैं और शक्ल आगे बदल भी सकती है। क्या वाकई ये वो गठबंधन है जो कि महागठबंधन के आधारशिला के तौर पर कांग्रेस का ही माना जाए? दिक्कत क्या है इसकी? देखिए, जैसा राहुल जी ने एक बात कही, ये महागठबंधन एक खुशफहमी है। 2013 में भी याद कीजिए, 14 के पहले 14 पार्टियां एक मंच पे आई थी बाकायदा, तब भी ये खुशफहमी थी। ये अनसाइंटिफिक है, इसलिए मैं बताऊं आपको कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को देखें, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, सबकी एक कोर स्ट्रेंथ होती है। वो कोर स्ट्रेंथ कमोबेश इंटैक्ट रहती है। सीट चाहे वो 0 हो या 22 हो, वो एसपी की भी उतनी है, 20 से 22% के बीच में सबकी रहती है, 18 से 20 के बीच में एसपी बीएसपी चाहे जो भी हो। साउथ में भी आप देख लें उठा करके, हर रीजनल पार्टी। बीजेपी आज से नहीं, जनसंघ के ज़माने से बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ रही है वो बिल्कुल एक अलग कोर स्ट्रेंथ रही है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि राइट वर्सेस लेफ्ट है इस देश में। अगर लेफ्ट यूनाइटेड है तो राइट का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर लेफ्ट डिवाइडेड है तो जो कोर स्ट्रेंथ जिसको गुठली आप बोलते हैं वो बीजेपी की सबसे मजबूत है। दिल्ली में 3 सीट मिली तब भी 30% वोट उसका है, आप कहीं उठा के देख लें। तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ और गुठली क्या है? आज़ादी सन 52 से लेकर के कांग्रेस की जो गुठली रही है, सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने उस गुठली पर कब्जा किया है, न कि जनसंघ की या बीजेपी की गुठली पर। वो उनके पास है। हर राज्य में जहां भी कोई क्षेत्रीय पार्टी आई है वो कांग्रेस की जो गुठली थी उसको कब्जा करके आई है। अब देखिए, जैसे आपने कहा कांग्रेस बिहार में कर लिया, क्या मिला? अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल मिला करके 162 प्लस सीटें हैं। इसमें कांग्रेस अगर समझौता करती तो कितनी सीटों में उसको मिलती लड़ने के लिए? 20 सीट से ज़्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 सीट दे रहे थे, 9 वहाँ मिली हुई हैं, बंगाल में क्या था? तो जब आप ये देखिए, जहाँ से कभी राजीव गांधी तक, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, उत्तर प्रदेश के ये जो बेल्ट थी ये कांग्रेस का मेन हुआ करती थी, आधार। जब नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह तक, जब उत्तर भारत में इन 3 राज्यों में उसकी बुरी स्थिति हुई, काऊ बेल्ट से खारिज हुई कांग्रेस, तो आप हमेशा साउथ ने संभाला, और पर्टिकुलरली आंध्रा और तेलंगाना ने। तमिलनाडु हमेशा से उसके साथ, मतलब वहाँ 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी जो भी रहेगा डीएमके ऑलमोस्ट कांग्रेस के साथ रही है, और दूसरी अन्ना डीएमके, ऑब्वियस है कि जो दूसरी नेशनल पार्टी है
उसके साथ जाएगी, वो अब वो वहाँ पर है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान को छोड़ दीजिए, जो इधर की जैसे मैंने बताया 165 सीटें, यहाँ कांग्रेस समझौता करके क्या कर लेगी? आज समझौता कर ले, यही समझौता करके कांग्रेस खत्म हुई है। जो राहुल जी कह रहे थे क्यों खत्म हुई, 1990 में जब एक दलितों का एक उभार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जो कभी ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने वहाँ किया था, चाहे वो काशीराम या मायावती के रूप में, उस समय जो कांग्रेस, उनका वोट बैंक कांग्रेस के पास था। उस समय आप जब बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो अब लीडर अपोजिशन थी कांग्रेस वहाँ पे, और आपने मुलायम सिंह की सरकार को रोका। जब आपने जिस दिन रोका और उससे आज तक, आज की तारीख तक 1990-91 के बाद आज तक कांग्रेस वहां फिर सत्ता में नहीं आई, क्योंकि वो वोट बैंक जो आपका जो गुठली थी, कोर था, वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ चला गया। एक जमाने में कहा जाता था कांग्रेस के पास क्या था, बेसिकली नोन था ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, ये उनकी गुठली थी। बाकी जो वोट बैंक आता था, जो आते थे, वो सीटों में क्या फिर ये कहें कि यदि जिन राज्यों में गठबंधन कांग्रेस कर पाई है, वहां पर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस का जो वोट, बेस वोट की बात है, उसको लेकर झगड़ा नहीं है, और उन राज्यों में क्षेत्रीय दल केंद्र में उतनी बड़ी भूमिका नहीं चाहते हैं, वो स्टेट में अपनी एक बड़ी भूमिका चाहते हैं, और इसीलिए कांग्रेस वहां पर उनके साथ एडजस्ट कर पा रही है? देखिए, थियोरेटिकली ये सही है, लेकिन आप बंगाल देख लीजिए। बंगाल में तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बोलचाल भी नहीं है। वहाँ पर तो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं लोग। तो फिर ये वहाँ पर सही नहीं उतरता है। हाँ, ये सही है उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में या त्रिपुरा में या सुदूर दक्षिण में आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस का वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दल आपस में मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा बहुत कुछ बचा है, उदाहरण के तौर पर वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर तो बोलचाल भी नहीं है दोनों में। इसीलिए शायद गठबंधन नहीं हो पा रहा। तो अब क्या, क्यों नहीं हो पा रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी चाहेंगी कि लड़ाई हो केवल उनके और भाजपा के बीच, और बीच में ये लोग आ रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस और दुनिया भर के और लोग। तो मेरे ख्याल से इसीलिए पूरा जो तस्वीर है वो साफ धूमिल हो रही है, साफ होके निकल के नहीं आ रही है। तो जिन राज्यों में गठबंधन हुआ है, कांग्रेस से साथी तलाश पाई है, वहाँ वाकई जो रामकृपाल जी कह रहे थे कि बेस वोट टकरा नहीं रहा है, छटकने का, किसी के पास जाने का खतरा नहीं, इसीलिए इन राज्यों में कांग्रेस को साथी मिल गए हैं। जहाँ पर रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग है और उनको पूरा विश्वास है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीत सकते हैं अकेले अपने दम पर, वहाँ पर उनको कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और फैक्टर यहाँ पे आता है, ऐसे दल जैसे बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। मुझे, अगर मैं इसके पास में जाऊँ तो मुझे ये भी दिखता है कि कांशीराम ने एक बार लाल कृष्ण आडवाणी को ये बात कही थी कि मैं जब नहीं रहूँगा और मैं मायावती को ये कह कर जाऊँगा कि वो कभी कांग्रेस से गठबंधन ना करे, क्योंकि जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि जो हमारा वोट बैंक है, यानी बीएसपी का वोट बैंक है, वो कांग्रेस से छिटक के हमारे पास आया, और अगर हमने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ तो वो वोट बैंक वापस भी जा सकता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अब आप टीएमसी की भी बात कर रहे हो, तृणमूल कांग्रेस में भी बहुत सारा वोट बैंक ऐसा भी है जो कांग्रेस से छिटक के उसके पास गया है। मैं मानता हूं कि वामपंथी दलों का गया, लेकिन कांग्रेस से भी छिटक के बहुत गया हुआ है। तो उसके लिए ये खतरे हैं कि वो वोट बैंक वापस भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं कि बहुत सारे अलायंसेस जो हैं वो नहीं हो पाए हैं, और जो अलायंसेस हो पाए हैं वो तब हो पाए हैं जब कोई रीजनल पार्टी कंफर्टेबल है कि उसका वोट बैंक कांग्रेस नहीं छीन पाएगी। रामकृपाल जी, ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले जिन राज्यों में गठबंधन हुआ है वहां पर कांग्रेस कितनी बड़ी भूमिका में दिखती है, उन राज्यों में वोटर के लिहाज से या सीटों के लिहाज से, जो 8 बड़े राज्य दिखते हैं जहां पर कांग्रेस के साथी मिले हैं? देखिए, जहां कांग्रेस एक मजबूती के रूप में है, जहां कांग्रेस को लगता है कि हम सत्ता पा जाएंगे, वहां वो किसी क्षेत्रीय दल को नहीं घुसने देता। और जहां कांग्रेस की हालत ये हो गई, जैसे मैं 3 स्टेट की बात कर रहा था, तो आप कल्पना कीजिए, देखिए बंगाल से बीजेपी ने कांग्रेस को बाहर नहीं किया, सिद्धार्थ शंकर रे हुआ करते थे, वहां कांग्रेस को खदेड़ा है तो सीपीएम और टीएमसी ने, बाद में टीएमसी आई, सीपीएम ने। बिहार में किसने किया?
सारी लड़ाई कर्पूरी ठाकुर की कांग्रेस से हुई, वरना बिंदेश्वरी ये आपका जो अब्दुल गफूर से लेकर के कौन कौन ये झा साहब तक कांग्रेस के हुआ करते थे, ललित नारायण मिश्रा से लेकर के एक बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कर्पूरी ठाकुर यानी पीजेंट्री पार्टी ने भगाया इनको वहाँ से, उत्तर प्रदेश से भगाया। चौधरी चरण सिंह ने शुरुआत की थी और उसकी परिणति की कांसीराम मुलायम ने। तो ये जो है कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन, बीजेपी आपकी दुश्मन नहीं थी। तो जिन्होंने वोट पर कब्जा किया, आपको भगाया, वो ही रीजनल पार्टीज हैं। तो वो रीजनल पार्टीज आज आपके साथ मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी खिलाफ तो रहेंगी, लेकिन अपने स्टेट की कॉस्ट पे नहीं कि हमारे यहाँ मत आना, बाकी हम साथ हैं तुम्हारी लड़ाई में। तो ये जो है कांग्रेस इसलिए नहीं कर पाई। मैं कांग्रेस को कहूँगा कि अगर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रिवाइव करना चाहती है तो ये सच अब कांग्रेस को सब आने लगा है। जो उन्होंने राहुल ने कहा 2022 में हम स्टेट में सरकार बनाएंगे, इसका क्या मतलब है? स्टेट में सरकार बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आज जो मुलायम और मायावती का, अखिलेश या मायावती का वोट बैंक है, आज तो बहुत बड़ी संख्या में वही वोट बैंक है ना, सीधी लड़ाई आप उससे होगी। ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि मुलायम और मायावती के वोट बैंक से लड़े बिना हम बीजेपी से लड़ करके स्टेट में सरकार बना लेंगे। तो अब उनको रियलाइज हो रहा है कि जब तक हम क्षेत्रीय पार्टियों ने हमारा वोट चुराया है, हमें इसके अलावा कहाँ हवा से वोट लाएंगे आप। मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी का जनसंघ का वोट बिल्कुल उसका कैरेक्टर डिस्टिंक्ट है। उसमें से कुछ आप ले सकते हैं, कुछ उधर चला जाता है, वो हिंदू राष्ट्रवाद और तमाम तरह की, वो एक अलग चीज़ है। आप उसमें से बहुत कुछ नहीं पाएंगे। जो पाना है आपको यही क्षेत्रीय पार्टियां जिस पे कब्जा डाले बैठी हैं। और अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरना है तो निश्चित तौर पर उन्हें अपनी खोई जमीन बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में वापस लेनी होगी। वरना क्या है, साउथ में आप जाएंगे, आज डीएम के साउथ में तो आप हैं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं उस पर भी आऊँगा, साउथ के राज्यों की तरफ और ओवरऑल तस्वीर पर। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद समझेंगे कि जिन राज्यों की बात होगी जहां पर कांग्रेस गठबंधन नहीं कर पाई, यानी कि क्षेत्रीय दलों के साथ, वहां बड़ी वजहें क्या हैं और कांग्रेस की जमीन कितनी है, और क्या क्षेत्रीय दल बड़ी भूमिका या नेतृत्व को लेकर आशंकित थे, या कुछ दूसरी वजह है गठबंधन न बनने के पीछे। This is actually the premises where Samsung's headquarters are housed, and from these premises only Samsung controls its empire all over the world. We are inside Hyundai car studio and we will see the different car products, the ancillaries and also their research, innovation and development practices. We will show you that how these things, Samsung, Hyundai and all these things are made here in Korea. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता, और आज हम बात कर रहे हैं देश में महागठबंधन की। हालांकि इसकी रीढ़, या मैं कहूँ कि इसके सेंटर में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। चुनाव से पहले जो अलग अलग मंच या विरोध प्रदर्शन होते थे, वहां पर कांग्रेस समेत अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल एक साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन जब गठबंधन की बात आई, यानी महागठबंधन की बात आई, तो वो फिर मुमकिन नहीं दिखा। कुछ राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन जरूर किए, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं और अहम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस गठबंधन भी नहीं कर पाई, यानी कि वो साथी दल कांग्रेस के साथ खड़े होने से भी परहेज कर रहे थे। देखते हैं वो कौन से राज्य हैं और उसके बाद समझेंगे उसके पीछे का गणित। कांग्रेस की कोशिश थी कि वो लोकसभा चुनाव के लिए उन सभी क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़कर चले जिनका मजबूत जनाधार हो और जो लोकसभा चुनाव में यूपीए का गणित मजबूत कर सके, लेकिन बात नहीं बनी।
कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को साथ लिए बिना ही लोकसभा चुनाव के लिए आपसी गठजोड़ कर लिया। साथ ही इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल को भी शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस को जगह नहीं दी गई। हालांकि इस गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला भी किया। बदले में कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। एक दूसरे के लिए सीटें छोड़ने को लोग किसी तरह का तालमेल नहीं समझे। इसके लिए गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को लेकर साफ संदेश भी दिया गया कि इस चुनावी समर में कांग्रेस उनकी साथी नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल में भी उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर किसी फॉर्मूले पर काम कर सकती है और दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस का गठजोड़ नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ भी कांग्रेस के तालमेल को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। आंध्र प्रदेश में भी स्थिति डामाडोल ही रही। पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जहां कांग्रेस और टीडीपी मिलकर चुनाव मैदान में उतरे थे, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दल में सहमति नहीं बन पाई। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते कई दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी गठबंधन की आस पूरी तरह से खत्म हो गई और इसका ऐलान सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अखिलेश, आप क्योंकि इससे पहले वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे और आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा कि असल में जो दल, और खासतौर पर हमने देखा था कि कांग्रेस के बड़े नेता ममता बनर्जी मुलाकातें हो या फिर विपक्षी दलों का कहीं पर भी एनडीए के खिलाफ बड़ा मंच, वहां पर ही नेता एक साथ खड़े होते थे, गठबंधन महागठबंधन की बात होती थी। महागठबंधन छोड़िए, राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन भी मुमकिन नहीं हो पाया। गणित क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। शुरू में देखिए, पहले जब ममता बनर्जी, जब राजीव कुमार का मामला नहीं आया था चिट फंड में, जब उनको अरेस्ट करने की बात हुई, उसके पहले ममता बनर्जी पूरे देश में दरअसल कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाओं के खिलाफ ही फेडरल फ्रंट की घोषणा भी वे कर चुकी थी। वो पूरा पंक्चर किया उन्होंने कांग्रेस का ये प्लान। लेकिन जब राजीव कुमार का मामला आया, चिट फंड में पकड़े जाने की स्थिति बनी, उसके बाद ममता बनर्जी ने अचानक कांग्रेस को इनवाइट किया और कांग्रेस के लोग वहां गए भी। लेकिन उसके बाद जब वो मामला ठंडा हो गया, उसके बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर सोचा कि इससे कोई फायदा नहीं है और कांग्रेस के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने वो बातचीत ही खत्म कर दी। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच बहुत ही तेजी से बातें आगे बढ़ रही थी। और मैं जिस समय था कविंद्र, उस समय मैं बताऊं कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों के नेताओं से मैं लगातार तकरीबन मिल रहा था और बहुत ही उत्साहजनक एक स्थिति दोनों पार्टियों में दिख रही थी। कांग्रेस के लोगों ने और लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने यहां तक कि बाइटें भी मुझे दे दी कि बस अब घोषणा ही होने वाली है, सीटों का ऑलमोस्ट तालमेल हो गया है, 25-26 सीटें सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के साथ होगी और 16 या 17 सीटें या उसे 1-2 कम भी 14 सीटों तक भी कांग्रेस तैयार हो गई थी कि उतनी सीटें लेकर हम लोग निश्चित तौर पे शांत हो जाएंगे और हम लोग अलायंस में चले जाएंगे। कांग्रेस ये मान रही थी कि लेफ्ट फ्रंट के पास जमीनी स्थिति अभी भी हमसे अच्छी है। भले ही कांग्रेस के पास 4 सांसद थे और लेफ्ट के पास 2 सांसद थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर मोटा मोटी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कांग्रेस और लेफ्ट अगर दोनों मिल जाएंगे तो बूथ लेवल पे जो उनको कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्हें भिड़ना पड़ता है या जनता में भी थोड़ा सा भय की स्थिति रहती है, उसका वो मुकाबला कर पाएंगे और बातें तेजी से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में दीपादास मुंशी की बात आई। दीपादास मुंशी लगातार इस बात पे काबिज थी कि वो रायगंज से चुनाव लड़ेगी, जहां मोहम्मद सलीम सीपीएम के सिटिंग सांसद थे और उस बात पे अड़ी थी। उन्होंने बीच में यह भी दिखाया कि बीजेपी में चली जाएंगी और 2 और सीटें थी, उस पे और ज्यादा, उस पे भी थोड़ी सी टकराहट अनबन की स्थिति बनी। लेकिन उसके बाद फिर अचानक स्थितियां इस तरीके से बदली कि पूरे कांग्रेस ने अचानक निर्णय ले लिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और इसके पहले एक घटनाक्रम में भी हुआ कि जो लेफ्ट के जो लोग थे, लेफ्ट फ्रंट के और जो घटक थे, वो भी कहीं से झुकने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी सीटें कम करने के लिए तैयार नहीं थे। सीपीएम के सामने एक ही चाह रहा था कि सारी सीटें वो कांग्रेस को अपने हिस्से की दे और लेफ्ट फ्रंट के जो और एलाई थे उन्होंने अपनी सीटों की घोषणा भी कर दी फॉर्मल अलायंस की घोषणा के पहले। तो इसके कारण सीपीएम पर भी दबाव पड़ा और सीपीएम ने भी अपना पांव पीछे खींच लिया और कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी कि अब नहीं जाएंगे। तो इसके बाद अब देखिए कि अब तो वहां बहुत ही बुरी स्थिति है। कांग्रेस तो हो सकता है पूरी तरह खत्म हो जाए इस बार पश्चिम बंगाल में। लेफ्ट के पास जो 2 सीटें बची हुई हैं
2 सीटें वो अगर ले ले तो बहुत बड़ी स्थिति होगी। शुक्रिया अखिलेश आपका इस अपडेट के लिए बातचीत करने के लिए। अदिति, क्या 2 अहम राज्य कहे जा रहे थे चुनाव की जब भी बात होती है, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस क्योंकि गठबंधन या महागठबंधन को लीड करने की कोशिश हो रही थी, उसके इर्द गिर्द ताना बुना जा रहा था, यहाँ पर कांग्रेस का एकदम अलग खड़ा होना क्या वाकई विपक्ष की एकता का ये गवाही देता है कि एकता नहीं दिख रही या नहीं है, जो हकीकत में कहीं दूर खड़ी आ रही थी, बयानों में दिख रही थी? बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल और यूपी दोनों जगह। बंगाल में तो जब कोई आपके साथ आपका हाथ ही नहीं पकड़ना चाहता है तो फिर आप उससे शादी कैसे करेंगे? तो बंगाल में भी यही स्थिति है और शुरू में ही ऐलान कर दिया बसपा ने कि हम कांग्रेस के विरोध में सब जगह खड़े होंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है जहाँ कोई कांग्रेस को कुछ मानता ही नहीं है। अब हो सकता है कि बंगाल में कांग्रेस, जैसा अखिलेश कह रहे हैं, कांग्रेस का कुछ नहीं बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी थोड़ा बहुत कांग्रेस का कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी पूंजी है। अब ये देखना है कि उसको बढ़ाती है कांग्रेस या उसको भी खा जाते हैं लोग। क्योंकि पहले प्रियंका गांधी से पहले जब सिनेरियो था उसमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शायद गठबंधन के लिए तैयार दिख रही है, सीटें कम कुछ है, उसमें नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन प्रियंका के बाद क्या ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं, मेरे ख्याल से इंटरनली कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि हम अगर गंभीरता से लड़ेंगे तो केवल 20-25 सीटों पर, और बाकी सिर्फ इसलिए खड़ा करेंगे हम क्योंकि जो थोड़ा बहुत है संगठन का उसे थोड़ा सा संभाल के रखना है, विस्तार करेंगे जी, बजाय इसके कि विस्तार हो उसका। अगर विस्तार वाकई करना था तो आप डंके की चोट पर एकदम अकेले होके खड़े होते और सिर्फ यूपी से ही लड़ते फिर, और सिर्फ यूपी में कहते कि हम पूरे संगठन को झोंक देंगे केवल यूपी में। वो नजर नहीं आया। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है कुछ। राहुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर एक करके पूछूं, जिस तरीके से और जो राजीव कुमार के केस हुआ उससे पहले से भी हमने देखा कई मंचों पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी एक साथ होते थे और ऐसा लगता था कि ये धुरी बन रहे हैं विपक्षी एकता की, लेकिन खुद के अपने राज्य में गठबंधन तक नहीं, महागठबंधन तो दूर की बात है। देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि वो मंच पे साथ होते थे, पर क्या वो मंच पे इसलिए साथ होते थे कि राहुल गांधी के पीछे सारे खड़े हों, या वो इस पे लिए मंच पे साथ होते थे कि ममता बनर्जी ये चाहती थी कि उनके पीछे सारे खड़े? प्रॉब्लम यही है कि राहुल गांधी वो स्टेचर कमांड नहीं करते हैं जो कि एक ऐसी बड़ी पार्टी का नेता कमांड करता पहले था कि सब उसके साथ आ जाएं, और ये भी एक कारण हो सकता है कि इस तरह के गठबंधन नहीं हो पाए हैं बाकी कारणों के अलावा। दूसरा, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये जो अब राज्यों में गठबंधन जहाँ हुए भी हैं वो भी क्या चुनावों के बाद ऐसे ही रहेंगे। ये बहुत कुछ इस पे भी निर्भर करेगा कि बीजेपी के क्या नंबर आते हैं और कांग्रेस के क्या नंबर आते हैं। इसमें केवल वामपंथी दल ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी बीजेपी का सीधा हाथ नहीं थामा है। वीपी सिंह की सरकार में दोनों ही दल, वामपंथी भी और बीजेपी भी, एक सरकार का समर्थन कर रहे थे बाहर से, लेकिन कभी ऐसा सिर्फ एक ही दल ऐसा है जिसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो हम ये क्यों मानते हैं कि राज्यों में जो गठबंधन है वो चुनावों के बाद ऐसे ही रहेंगे? ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि कांग्रेस क्या वो कमांड कर पा रही है वो जगह जहां पे सब उसके पीछे खड़े हों और एक गठबंधन हो सके। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि गठबंधन नहीं हो पाए। रामगोपाल जी, दो चीज़ें, क्या जो राहुल कह रहे हैं कि एक ऐसा लीडर जिसके पीछे क्षेत्रीय दल खड़े होने को तैयार हों, ये बड़ी वजह है, या ये भी है कि क्षेत्रीय दलों को लगता है कि कांग्रेस बैसाखी के तौर पर हमारा इस्तेमाल कर रही है, जबकि उसका वजूद उन राज्यों में नहीं है जहां पर वो सीटें मांगने की कोशिश कर रही है? मैं फिर अपनी उसी बात पर जाऊंगा। क्षेत्रीय दल गैर कांग्रेसवाद की उपज है, हमें नहीं भूलना चाहिए मोटे मोटे तौर पर, बिल्कुल सब जगह से। और आज की बात छोड़ दीजिए, 67 से जब से संवित सरकारों का दौर शुरू हुआ तब से जो क्षेत्रीय नेता थे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुए थे। उनके ख्वाब तब भी दिल्ली की कुर्सी पर थे, जो लोहिया जी जो नारा था वो बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने का। आज क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं कहीं कम नहीं हुई हैं। आप बिल्कुल पहले तो एक चीज़ आप यूँ देखिए,
2014 से लेकर ये जब से चुनाव की बात शुरू हुई है, एक जगह सब आ रहे हैं, एसपी बीएसपी, इनमें से किसी ने भी राहुल गांधी को लीडरशिप के बारे में संकेत भी दिया है? नहीं दिया है। सीधी सीधी बात है। डीएमके को छोड़कर कोई भी नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि आप इन जगहों से, तो चाहे वो केसीआर हो, केसीआर ने तो साफ कह दिया था कि माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी, इस अल्टरनेट के बारे में सोचो। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी भी महत्वाकांक्षाएं वहां तक हैं। और एक बात जान लीजिए, जब आप दो क्षेत्रीय दल मिल रहे हैं तो वैसे भी 80 में से 35-35 हो गया। उनको पता है कि बार्गेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक एक सीट भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम वो 30-35 पर लड़ेंगे ही, तो विनेबिलिटी फैक्टर अगर 95% भी हो जाए तो सीटें कितनी आएंगी? आप कल को जो कर्नाटक में स्थिति हुई है, सब अलग अलग लड़े, लेकिन उसके बाद बार्गेन करके, यहाँ देवगौड़ा जी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गुजरात प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये महत्वाकांक्षाएं इन लीडरशिप में भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं है कि हम कांग्रेस को, उस पार्टी को, पहली बात तो गुठली बचानी है, दूसरी ऐसी स्पेस क्यों दें कि कल को ये बार्गेन करें कि हमारे जैसे होता था, कांग्रेस हमेशा लीड करती थी, बाकी पार्टियां बैसाखी का रोल अदा करती थी। आज हालत यह है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बैसाखी बनाना चाहते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, 2 सीटें दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस कह जाती। और ब्लंडर कांग्रेस ने क्या किया है, क्यों कांग्रेस आज इस स्थिति में है? देखिए, जो सबसे बड़ी गलतियां की, वो ठीक है, राजीव गांधी ने साहबानों का केस किया, वो छोड़ दीजिए, चलिए वहाँ तो हम मान लेते हैं। ताला खुलवाया, मंदिर का शिलान्यास किया, माइनॉरिटी नाराज हुई और उसके बाद बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई। यहाँ के माइनॉरिटी ने यह नहीं माना कि ये सब उन्हीं का काम है, कांग्रेस को भी बराबर कसूरवार माना। एक चीज़। दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा था कि कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि जो लीडर अपोजिशन है, उसका नेता अगर सत्ता पक्ष माइनॉरिटी में जाता है तो उसका समर्थन करे। ये भी कांग्रेस ने किया उत्तर प्रदेश में। 2 सबसे बड़ी गलतियां की, यानी एक जो पिछड़े का उनके साथ गए, तो जो कांसीराम मायावती का जो एक नया वोट बैंक आपका ले जा रही थी, आपने स्वच्छंद रूप से उसको जाने दिया। दूसरा, जो माइनॉरिटी थी उसको आपने नाराज किया, वहाँ से श्रावणों का करके आपने सोचा खुश हो जाएंगे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जब आप डर गए कि हिंदू वोट गड़बड़ा जाएगा फलाना, तो आपने किया और अयोध्या में जाके कहते हैं कि राम राज्य हम लाएंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि आपने अपने गुठली डिसइंटीग्रेट खुद होने दी। और आप आज की तारीख में देखिए, और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया, 2017 में आपके लिए चांस था 2019 का बेस तैयार करते। आप सीट 0 भी पाते, आप 400 सीटों पर आपके कैंडिडेट तो आप चुनते, वो आपने नहीं किया। अब 2019 में 2022 की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बाकायदा घोषणा करके। तो मैं तो समझता हूं कि जो भी है, उनकी जो भी स्ट्रेटजी हो। मैं ब्रेक पर जाने की आदित्य एक छोटा सा जवाब चाहूँगा कि जो रामकृपाल जी कह रहे थे, क्या वाकई कुछ राज्यों में कांग्रेस की तैयारी 2019 नहीं बल्कि 2021-2022 की चल रही है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रियंका गांधी ने स्वयं ये माना है कि ये चुनाव 2022 का है, 2019 की बात ही नहीं हो रही है। तो अब कोई खुल के प्रत्यक्ष रूप से कह दे ऐसा, तो उसका अपना मायने है। चलिए, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद समझेंगे कि देश यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जब महागठबंधन नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान, कितना फायदा, कांग्रेस कहां पर खड़ी होगी और क्षेत्रीय दल उनके हाथ क्या लगने की उम्मीद दिखती है। This 2019 elections, you're ready to contest if you get a ticket, or you're ready in the role of a star campaigner for the party. I'm prepared for any work, any duty, and once given, I'm going to do that with full honesty. Generally, people look upon the people living with disabilities with a certain sympathy, with a certain pathos that, probably they are a little different. They can't be mainstreamed.
I'm going to encourage them, motivate them, involve them, create an atmosphere where they feel that they are part of the mainstream. And I can only lead by example, and that's what I'm doing. Watch To The Point with the noted Paralympian Deepa Malik only on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। बात हो रही है महागठबंधन की, और ये रिपोर्ट देखते हैं कि चुनाव तारीखों से ऐलान से पहले आखिर महागठबंधन का शब्द कैसे आया, कैसे अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल इस नाम के साथ खड़े होते नजर आए, और इसकी धुरी पर कांग्रेस थी जो आज हकीकत से कोसों दूर दिखता है। ममता बनर्जी के बुलावे पर कोलकाता में जुटे इन विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। राजनेताओं ने इसे महागठबंधन का नाम भी दिया। ये बात भी उठी कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चलेगी और वो भी हाथ का साथ देंगे। We are coming together, we are going to work together, and all opposition forces are going to work together to defend India, our institutions and our democracy. आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठे, तब भी विपक्षी दलों के कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे। यहां भी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता की झलक पेश की गई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, विपक्षी दलों की एकजुटता फीकी पड़ने लगी और हाथ से हाथ दूर होने लगे। अब जब चुनाव सिर पर है तो मौजूदा तस्वीरें और स्थिति विपक्षी दलों की आपसी मजबूती के दावे को खारिज करती नजर आती हैं। ज्यादातर राज्यों में ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि कोई भी दल कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के इस कथित महागठबंधन का सीधे तौर पर कोई नेता भी नजर नहीं आया। अलग अलग राज्यों के सभी दल एक सुर में कांग्रेस को उनका नेतृत्व मानने को भी तैयार नहीं है। कई राज्यों के दल और नेता खुद को किंग मेकर की भूमिका में आने की आस भी लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब तीनों बहनों से मेरा एक सवाल जो कॉमन सवाल है, राहुल शुरुआत में आपसे, महागठबंधन साकार क्यों नहीं हुआ, आड़े क्या आया? महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ा उसका कारण है, और दूसरा धरातल की रियल जो स्थिति है वो भी बड़ा कारण है। मुझे नहीं लगता, एक तो ये बात भी आप मान लीजिए अब के पिछले कुछ समय में अगर जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो है कांग्रेस की जगह जो है वो ले चुकी है देश की राजनीति में, और कांग्रेस जो है वो अपना घर बचाने में लगी हुई है इस वक्त। दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस के साथ जाकर रीजनल पार्टीज़ को या क्षेत्रीय दलों को क्या मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल रीजनल पार्टीज़ के सामने है। ये बात दूसरी है कि पोस्ट पोल चुनावों के बाद किस तरह से दल साथ में आएंगे, ये बात अलग है, लेकिन चुनावों से पहले क्या कांग्रेस के साथ रहकर रीजनल पार्टीज़ को कोई फ़ायदा है, वो इस जो फैसले हैं वो सारा इसको तोड़-मोड़ के करते हैं। रामगोपाल जी, देखिए इस देश में महागठबंधन सिर्फ एक बार हुआ है 77 में, उसको महागठबंधन कह लीजिए। महागठबंधन वो उतना बड़ा गठबंधन जहाँ पे राइट और लेफ्ट की आइडियोलॉजी को भी तिलांजलि दे दी लोगों ने। जयप्रकाश नारायण जी सोशलिस्ट, और जब उन्होंने जनसंघ और समाजवादियों का हाथ मिलवाया, यानी जॉर्ज फर्नांडिस और ये सब सारे राजनारायण जी का, तो वो महागठबंधन स्थितियां इमरजेंसी था। इमरजेंसी के बाद वे पार्टियां किसी भी कीमत पर, यानी अपना पहचान को डिसॉल्व करके भी कांग्रेस को हटाना चाहती थी। वो कमिटमेंट बिल्कुल डिफरेंट ढंग का था। और इस तरह के गठबंधन, जैसा मैंने कहा कि 2000 याद कीजिए, जयललिता को छोड़ करके 13 पार्टियां एक मंच पर आई थी, बाकायदा शरद यादव, यही सब लोग थे। जब 14 का इलेक्शन होने जा रहा था, सारे लोग आए थे कि नहीं
मोदी नहीं, कुछ भी चलेगा, मोदी नहीं। नीतीश कुमार ने सबसे पहले नारा दिया था और मायावती ने, नो मोदी। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो 2014 में क्यों नहीं हुआ और 2019 में क्यों हो जाएगा? मैं तो ये सवाल पूछता हूँ। कौन सी परिस्थितियाँ तब 14 में बिल्कुल विपरीत थी, या मोदी कम हिंसक लग रहे थे, अब ज़्यादा लगने लगे? देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो इन्होंने, राहुल जी ने भी कहा, सबके अपना होता है कि मुझे क्या मिलेगा, ईमानदारी की बात। और देखिए, राजनीति, कांग्रेस जब भी 100 से ऊपर 100 कितना 206 शायद 143 सीटें लेकर के आई थी यूपीए 1 में, यही था। यानी 100-150 के पास अब जब आप पहुंचते हैं तब क्षेत्रीय दल आपके पास बैसाखी के रूप में आ जाते हैं, आप उनको ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बड़े मन से आते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो अभी क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि ऐसी स्थिति आ रही है कि ये 100 नहीं जाएंगे और हमारा मौका है, क्योंकि इसके पहले मौका नहीं उनको लगता था। इस बार उनको लग रहा है कि हम मिल करके, हमारा एक मौका है, हम करेंगे। तो पोस्ट पोल का उनका है कि पहले लड़ लें, अभी से क्यों हम सेक्रीफाइस करें सीटों को, क्योंकि हम बेहतर स्थिति में हैं, लड़ लें। और जैसा मैंने कहा, कर्नाटक की तरह फिर हम इकट्ठे होंगे और फिर कांग्रेस को बैसाखी के रूप में आने पर मजबूर करेंगे, वो आएंगे। और आप देखिएगा, इसकी संभावनाएं ऑलरेडी, जो केसीआर ने कहा अभी, जगन मोहन कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं भाषण कि भाई हम तो, उसने साफ कह दिया है कि हंग पार्लियामेंट आए तो सबसे अच्छा है, हम तो चाह रहे हैं आंध्रा का इसमें भला होगा, ये तक बातें होने लगी हैं। अदिति, क्या कहा है, जो क्षेत्रीय दल हैं, इस बार ये आभास उनको है कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है और जो भूमिका है बीजेपी को हराने में या अलग अलग राज्यों में, वो सिर्फ हमारी, और इसीलिए वो पोस्ट पोल अलायंस की तरफ देखते हैं, ना कि प्री पोल अलायंस की तरफ। देखिए, हर पार्टी का जनाधार होता है और हमें 1 मिनट के लिए भी ये भूलना नहीं चाहिए कि चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे कोई और दल हो, चाहे कुछ हो, कांग्रेस में की जो छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हुई थी और बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, वो एक तरह से जब चांदी को आप चमकाते हैं और अचानक कलुष चला जाता है और छन के चांदी का रंग निकलता है, तो कुछ उस तरह का हुआ था छत्तीसगढ़ में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने लोगों की नब्ज पकड़ी, लोगों से बात की, अपने आप को एक तरह से रेलेवेंट करने की कोशिश की, अपनी साख दोबारा से लोगों के बीच में बैठाई। अब यदि छत्तीसगढ़ में ऐसा हो सकता है तो और जगह भी हो सकता है, और इसमें मेरे ख्याल से क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये मामला पूरा गौण हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा और अपना पूरा ताना बाना कैसे नए सिरे से बिनना पड़ेगा, ये तो उनको मेरे ख्याल से बहुत अपने अंतराल में सोच के, मतलब अपने अंदर। क्या ये कहा जाए राहुल कि कांग्रेस पार्टी को जो 3 राज्यों के चुनाव आए उसके बाद उसको लगा कि हम परफॉर्म कर सकते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा बार्गेनिंग चाहती थी? क्षेत्रीय दल को लगता है कि शायद कांग्रेस तुक्का लगा है 3 राज्यों में और हमारी अहमियत ज़्यादा है, कांग्रेस बहुत कम करके आंक रही है। ये भी कारण लगता है कि कांग्रेस, जैसे ये 3 राज्यों का, जैसे अदिति ने कहा, 3 राज्यों के चुनावों के बाद कांग्रेस को इंटरनली ये लगने लगा है कि शायद वो अकेले जाकर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये भी एक अंदर सोच है, एक कांग्रेस के एक धड़े में तो ऐसी सोच है। तो अगर ऐसी सोच है तो वो भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसी सोच नहीं होती तो दिल्ली में गठबंधन हो गया होता। तो ये जो सोच है, ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस को अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, और वो रीइन्वेंशन क्या इस चुनावों में होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ राज्यों में तो पहले 2021 और 22 की चर्चाएं हो रही, तो ऐसे में कहीं कैडर आप खड़ा कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये कांग्रेस जिस तरह का दल है, जितना बड़ा दल है, वो कोई एकदम इमीडिएट चीज़ों को नहीं देखता है। वो ये देखता है कि लार्जर उसमें वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। वो ये 5 साल, ये अगले 10 साल इस तरह से नहीं सोचते हैं, वो अपने दल की तरह सोचते हैं कि दल को किस तरह से आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले डिकेड्स में बढ़ाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल आप तीनों से कि अदिति, महागठबंधन नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जाहिर है कि मुख्य जो सत्ताधारी दल है बीजेपी को अलग अलग राज्यों में इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दलों के हाथ में क्या आने जा रहा है अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो?
अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को क्या मिल सकता था और क्या नहीं मिल रहा है, इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर जैसे सकता। कुछ राज्यों में ये कहा जा रहा है कि अकेले लड़ने पर उसका वोट शेयर बढ़ सकता है, आगे की तैयारी होगी। क्या वो एक बेहतर रणनीति है, या फिर दूसरे क्षेत्रीय दल जो है ज़्यादा एक हिस्सा उसमें से छीनना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है? कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाए। तो अगर उसके लोग कहते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास सामर्थ्य है और मेरे पास लोग हैं और हम झंडा ऊपर करके निकलेंगे मैदान में, तो कांग्रेस कैसे रोक सकती है उस आदमी को? तो संभव नहीं है। नहीं तो उसका पूरे दल का अस्तित्व एकदम मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है और लड़ने की। अब घेराबंदी हो गई है तो उसको कोई अंदर नहीं आने दे रहा है, तो एक तरह से अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से लोग घेरे हुए खड़े हैं उसको। एक तरफ भाजपा है, बाकी चारों तरफ क्षेत्रीय दल हैं। अब देखना पड़ेगा कि अभिमन्यु को जिस तरह से उबारा था कांग्रेस के लिए, फिर कौन निकलता है। राम अग्रवाल जी, कांग्रेस के लिए क्या दोहरी मुश्किल है? एक तरफ वो बीजेपी के साथ लड़ाई में और दूसरी तरफ जैसे कि अदिति कह रही हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी उसे घुसने नहीं दे रहे हैं अपने इलाकों में। कांग्रेस के पास कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो तय करना पड़ेगा आप चाहते क्या हैं और उसके लिए क्या है। इंदिरा गांधी कभी ये नहीं कहती थी, 69 में निकाल दिया सारे बड़े कांग्रेसी, निजलिंगप्पा, उसे भी गुप्ता, मुरारजी देसाई, राम सुभग सिंह, सब लोग एक तरफ थे और निकाल दिया था, कोई नहीं था उनके साथ। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी ये पानी पी के इनके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव दिया, आगे बढ़ी, और उनका सीधा होता था कि मुझे विकल्प है, मैं विकल्प हूँ, सत्ता पे जाना है। आप कांग्रेस पहले तय कर ले कि उसको सीपीएम की तरह रहना है 70 साल, कि दूसरों के बसा कि बीजेपी ना आए चाहे मैं कंपोस्ट बन जाऊं, ये तय करना पड़ेगा। और अगर आप ये तय करते हैं तो पहली बात जान लीजिए, सीट से पहले संगठन जरूरी है। आप 2017 में एक राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में 1/4 सीटों पर लड़ रही है। क्या लॉजिक है भाई? अब आप 2019 में सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? आप मुझे बता दीजिए, 1/4 सीट मांग रहे हैं आप क्षेत्रीय पार्टी से, जिस पार्टी ने आपको वहां से हटाया। तो आप पहले तय करना पड़ेगा। आप भूल जाइए 19, 20, 24, आपने ठेका नहीं लिया उनको हटाने। आप कहिए कि मैं इस राष्ट्रीय पार्टी हूं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में फिर उभरेगी। पहले आप ऐसे 400 कैंडिडेट यूपी में तैयार कीजिए, हर जगह चाहे वो हारे या जीतें, जो आपके लिए खड़े हो सके। उसके लिए देखिए, इलेक्शन से बढ़िया कोई मौका नहीं होता। आप देखिए इसको, बीजेपी की रणनीति देखिए, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में लड़ने के लिए उसने अपने एक जाने बूझ करके पंगा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक बार महाराष्ट्र में सीट चाहे हमको कम मिले ज़्यादा मिले, संगठन तैयार हो। लड़ा महाराष्ट्र में, शिवसेना से पंगा लिया। अब यूं देखिए ना, आप संगठन खड़ा नहीं करेंगे और अचानक इलेक्शन के 15 दिन बाद ये गणित कर लो, वो गणित कर लो, ऐसे मिल जाओ, ऐसे मिल जाओ। अरे भाई, आपका वोट बैंक उसके पास चला गया है, आप में ताकत है। और मांगने किससे जा रहे हैं वोट बैंक? जो बीजेपी का वोट बैंक है, उससे आप नहीं मिले, वो नहीं आएगा आपके पास। आएगा वही वोट बैंक जिससे 1952 से नेहरू से लेकर के इंदिरा ने राज किया था। वो अगर छीन सकते हो तो उसके लिए तो उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। महाभारत के अर्जुन की तरह आप ये बस सोचिए कि रिश्तेदार हैं। आपको अगर पाना है, और देखिए 65 सीटें हैं कुल तीनों राज्यों में जहां जीते हैं, और मैं 162 आपको गिना रहा हूं। ये 65 में विनेबिलिटी फैक्टर इनका कितना भी मान लीजिए, जो विधानसभा का उठ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या है, ऑलरेडी बराबर है करीब बीजेपी का। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वोट परसेंट कांग्रेस के बराबर है। और ये मत भूलिए कि जो वोट होता है ना, कर्नाटक में राजीव गांधी 400 सीट लेके आए थे, 100 दिन के भीतर कर्नाटक में चुनाव हुआ, उसी वोटर ने मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को चुना। जनता पार्टी थी तब, जनता दल नहीं बना था। तो ये बिल्कुल अलग है। राव जी का आखिरी कमेंट, चुनाव पूर्व महागठबंधन धुंधला हो गया, लेकिन क्या फिर एक बार सुगबुगाहट दिखेगी और पोस्ट पोल जब बात होगी फिर यही ध्रुवीकरण नए तरीके से ये जैसे अदिति बोले, बड़ी मुश्किल चीज़ है ये बोलना। ये पूरी तरह से ये निर्भर करेगा कि परफॉर्मेंस किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। और जैसा कि राजनीति में सारे लोग कहते हैं कि कोई किसी का दुश्मन नहीं, तो ये सब इस पर डिपेंड करेगा कितनी सीटें कौन कमांड कर रहा है
और उस पर तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।